नमस्कार साथियों, मैं मनीष पाल आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, मेरे शेर और शेरनी और मेरे काजू कतलियों, हो जाओ तैयार और आपको होने वाला है सामाजिक विज्ञान से प्यार। तो हम लोग पढ़ रहे थे भूगोल का अध्याय 5 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, और जिसका है आज लेक्चर नंबर 4। ओके, तो हम लोगों ने खनिज के बारे में तो काफी कुछ पढ़ चुके थे, हम ऊर्जा के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज जान लेते हैं आज के हमारे क्या टारगेट्स रहेंगे। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, जिसमें मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था कि परंपरागत और गैर परंपरागत में ऊर्जा को बांटा है हमने, और परंपरागत को हम ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल सोर्सेज भी एनर्जी के बोलते हैं, और गैर परंपरागत को नॉन ट्रेडिशनल या नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी बोलते हैं। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, हमें इसमें कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस पढ़ना है। एक इसमें विद्युत भी है, तो विद्युत हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, और उसका जो भी बाकी रह जाएगा वो नेक्स्ट लेक्चर के साथ हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। देखिए, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में क्या है, हमें इस बात को ये ध्यान रखना, परंपरा है हमें, हम काफी समय से उसका क्या है इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं। तो इसमें आता क्या है, इसमें हम इस्तेमाल क्या करते हैं, हम इसमें कोयले का इस्तेमाल कर लेते हैं। कोयले हो गए, उपले आपने देखे होंगे, उपले मैंने आपको लास्ट लेक्चर में दिखाए हुए थे। उपले क्या होते हैं, जो गोबर से बने हुए होते हैं उन्हें हम उपले कहते हैं। तो ये कोयले और उपले का हम लोग जो घरेलू ऊर्जा है उसके लिए तो इस्तेमाल कर ही रहे। आपने बहुत सी बार देखा होगा घर में जब चूल्हा जलाया जाता है तो उसमें उपलों का, कोयलों का इस्तेमाल कर लिया जाता है। अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, तो सर्दी में क्या रहता है, चूल्हे में अंगीठी में ऐसे गर्माहट के लिए हम लोग उनको जला लेते हैं। ठीक है, लकड़ियां हैं, उन लकड़ियों का भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो सब कुछ चीजें हैं ये तो क्या है, ताप के लिए, हीट के लिए हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। पर सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि ये क्या है, ये एक समय के बाद क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। तो जब खत्म हो जाएंगी फिर क्या है, जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा है कि जनसंख्या समय के साथ क्या है, दिन पे दिन जनसंख्या में वृद्धि होती जा रही है, जनसंख्या क्या है, बढ़ती जा रही है। और जब जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, परंतु हमारे पास जो संसाधन है वो संसाधन कैसे हैं, संसाधन हमारे पास सीमित है, संसाधन हमारे पास लिमिटेड है। तो कब तक हम इनका इस्तेमाल करेंगे, हमें इसका क्या है, ऑल्टरनेटिव निकालना पड़ेगा। हमें कोई तो ऐसी चीज निकालनी पड़ेगी जो इसको प्रतिस्थापित कर सके। भैया हम देख रहे हैं जंगल कम हो रहे हैं, जंगल कम हो रहे हैं तो लकड़ियां कम हो रही है, और लकड़ियां कम हो रही है तो जो कोयले हैं वो भी हमारे कम होते हैं, और बाकी खनिजों में हमें जो कोयला है वो भी कम मिल रहा है। तो जब ये चीजें खत्म होती जाएगी, धीरे धीरे खत्म, और हमने खनिजों वाले में पढ़ा कि कुछ चीजें ऐसी जो मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, लाखों वर्ष लग जाते हैं, उसके बाद वो हमें मिलती है, पर हम उसका जो उपभोग है वो बहुत जल्दी करके खत्म कर देते हैं। तो इसलिए तो, पर ऐसा तो है नहीं कि जिस दिन ये खत्म हो जाएंगे तो हमारा एनर्जी बंद हो जाए, हमारे लिए ऊर्जा लेना ही हम लोग बंद कर दें, या हमारे घर में लाइट सब कुछ खत्म हो जाए। ऐसा तो नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो सोर्स हमें निकालना पड़ेगा, कोई ना कोई दूसरा रास्ता तो हमें निकालना पड़ेगा। तो पहले तो जो हमारे लिए है परंपरागत ऊर्जा के स्रोत आज हमें पढ़ने हैं, जिसमें हम कोयला के बारे में, प्राकृतिक गैस के बारे में, इनके बारे में पढ़ेंगे। और जब ये पूरे रूप से खत्म हो जाएंगे फिर हम गैर परंपरागत की तरफ बढ़ेंगे, और जिसमें जानेंगे कि किस प्रकार से हम उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, और किस प्रकार से जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल कर करके हम काफी आगे बढ़ रहे हैं। संसाधन बनाने में, किसी भी वस्तु को संसाधन बनाने में प्रौद्योगिकी का, टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यह बात पहले चैप्टर्स में आपको लोग समझाते हुए आ रहा हूं। संसाधन वही वस्तु है जो हमारे लिए काम आ सके, जो हमारी जरूरतों को पूरा कर सके, जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सके, वही संसाधन है। और संसाधन को बनाने के लिए हमें टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है। पर कोई भी संसाधन जो हमें मिलता है उसका जो आधार है, जो उसका बेस है, वो प्रकृति है, वो प्रकृति है। मैंने एक त्रिभुज बना करके पहले अध्याय में आपको समझाया था। तो इसलिए प्रकृति, प्रौद्योगिकी ये हमारे लिए क्या है, जरूरी है, आधार है। और इन सबको एक सही दिशा में ले जाने वाला कौन है, वो मानव है। और एक गलत दिशा में ले जाने वाला भी कौन है, वो भी मानव है। तो आज चर्चा करते हैं परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों की। सबसे पहले बात करेंगे कोयले की। कोयला, भारत में कोयला बहुतायत में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। सबसे पहली बात तो हमें जीवाश्म ईंधन का मतलब समझ लेना चाहिए। जीवाश्म ईंधन का इंग्लिश में कहा जाता है फॉसिल फ्यूल्स, इन्हें कहा जाता है फॉसिल फ्यूल्स, इन्हें कहा जाता है। जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, देखो जीवाश्म, जीवों की बात आ रही है ना, तो अब जीवों में कौन आता है, जानवर है, हमारे पेड़ पौधे हैं, ये सब कुछ। तो जब क्या है, जैसे पेड़ पौधा है, अब कोई पेड़ पौधे की कोई पत्ती टूट गई, वो क्या होगा, जमीन में चली जाएगी, धीरे धीरे उस जमीन के ऊपर मिट्टी की लेयर दबती जाएगी। और ठीक है, मान लो जैसे कि कोई हमारे पशु है, उन पशुओं का जो अवशिष्ट होता है, जो हम सुबह शाम जो अवशिष्ट कर करके आते हैं, वो अवशिष्ट उसमें हो, ठीक है, या कोई पशु हो, उसकी हड्डियां हो, वो उसमें हो। तो ये जब नीचे हजारों लाखों सालों तक दबते रहते हैं ना, तो इससे क्या है, फिर इससे जाकर के हमें पेट्रोल मिलता है, कोयला है, ये सब कुछ मिलते हैं। तो हमारे पास कोयला क्या है, जीवाश्म ईंधन में बहुत आयात में, बहुत अधिक मात्रा में पाया जाने वाला है। पर नोट करिएगा इस बात को, अभी कुछ समय से, लास्ट कुछ समय से 1-2 महीने से ये चर्चा में रहा है कि भारत में क्या है, कोयला खत्म हो रहा है।
भारत में कोयला खत्म हो रहा है। तो सवाल सबसे बड़ा दिमाग में यही आता है कि जब कोयला खत्म हो जाएगा तो फिर ऊर्जा कहां से आएगी, विद्युत कहां से आएगी, लाइटें कहां से आएगी। तो ये बात सोचने योग्य हमारे लिए है। जैसे कि यहाँ पे मैंने कोयले का चित्र भी दिखाया होगा, और वैसे कोई ऐसी चीज है नहीं जो कि आपने ये देखा ना हो दुनिया में। ये देश की ऊर्जा आवश्यकताओं का महत्वपूर्ण भाग प्रदान करता है। तो जो देश में जो ऊर्जा हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं उसका एक बहुत महत्वपूर्ण भाग हमें कहां से मिलता है, हमें कोयले से मिलता है। इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन तथा उद्योगों और घरेलू जरूरतों के लिए ऊर्जा की आपूर्ति के लिए किया जाता है। देखो अब हम इसका इस्तेमाल कहां कहां कर रहे हैं। एक तो ऊर्जा उत्पादन के लिए हम एनर्जी भी जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, मतलब लाइट भी हम लोग जनरेट कर रहे हैं इनसे, ठीक है। मैंने अभी ये बात कही ना, एनर्जी हम लोग जनरेट कर रहे हैं, लाइट बिजली हम जनरेट कर रहे हैं इससे। उसके अलावा उद्योगों में भी कोयले की बहुत आवश्यकता होती है। आप उद्योगों में भी होती है, और जैसे आपको अगर पहले का समय में बता हो तो जो रेलवे है ना, जो रेलवे के इंजन चला करते थे वो कोयले से चला करते थे। अब तो फिर भी इलेक्ट्रिक वाले आ चुके हैं, काफी जो है तरक्की हो चुकी है, ठीक है। अब तो इलेक्ट्रिक की तरफ भी हम लोग बढ़ रहे हैं, तो बहुत ज्यादा हद तक हम लोग तरक्की कर चुके हैं। पर पहले का जो समय था वो कोयलों से क्या है, इंजन चला करते थे। तो इस प्रकार से ऊर्जा उत्पादन में भी कर रहे हैं, उद्योगों में हो ही तय है, और घरेलू जरूरतों के लिए भी काफी आवश्यकता हमारी होती है। जैसे कि यहाँ पर एक बिल्कुल जलते जलते मैंने कोयला आपको दिखाए हैं। तो घरेलू आवश्यकताओं में हम हमारे काफी चीजों में, घरों में इस्तेमाल कोयले का करते हैं। भारत अपनी वाणिज्यिक ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मुख्यतः कोयले पर निर्भर है। वाणिज्यिक ऊर्जा का मतलब क्या है? वाणिज्यिक ऊर्जा मतलब कॉमर्शियल एनर्जी। और जब जब बात कॉमर्शियल एनर्जी की आती है या वाणिज्य की आती है, यह बात ध्यान रखिएगा, बात है, मामला है किसका? पैसों का, ठीक है ना। मामला है पैसों का, मतलब जो ऐसी ऊर्जा जिसको हम लोग देकर के पैसा कमा रहे हैं, उसका जो महत्वपूर्ण भाग है वो कोयले से जा रहा है। उसका महत्वपूर्ण भाग कोयले से, आपके घरों में विद्युत का जाना और जाना, ये जो है इसका महत्वपूर्ण भाग कोयले से, क्योंकि वहां से सरकार पैसा ले रही है आप लोगों से, बिजली का। इसीलिए तो अभी चिंता जताई गई थी कि जब कोयला खत्म हो रहा है तो फिर विद्युत किस प्रकार से उत्पन्न करी जाएगी, बिजली किस प्रकार से उत्पन्न करी जाएगी। तो कोयले पे बहुत बड़ी निर्भरता हम लोगों की है। कोयले का निर्माण पादप पदार्थों के लाखों वर्ष तक संपीड़न से हुआ है। देखो पादप पदार्थ का और संपीड़न का मतलब देखते हैं। पादप पदार्थ जो मैंने आपको बताया, जैसे कि पत्तियां हो गई है, मानव है, और जो जानवर है उनके अवशिष्ट हैं, या जो उनके मरने का उनकी हड्डियां है, सब कुछ जो बहुत लाखों हजारों सालों तक। अब ऐसा नहीं है कि कोई दबा 10 साल बाद हमने देखा कि अच्छा पेट्रोल बना, क्या बना, नहीं बना, अच्छा कोयला बना या ना बना, तो ऐसा नहीं है। काफी हजारों लाखों साल लग जाते हैं, उसके बाद हमें चीज देखने को मिलती है। संपीड़न का मतलब क्या होता है? संपीड़न का मतलब होता है कॉम्प्रेस्ड, ओके, कॉम्प्रेस्ड आपने सीएनजी का नाम सुना होगा, सीएनजी का, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। संपीड़न प्राकृतिक गैस है। कॉम्प्रेस्ड का मतलब क्या होता है? दबना, बिल्कुल ऐसे दबा दो, तो दबते जाएंगे, तो जो पादप पदार्थ है लाखों वर्ष तक उनका संपीड़न हुआ होगा, दबते जाएंगे और दबेंगे, खूब दबते जाएंगे, वो कंप्रेस करेंगे। जितना कंप्रेस हम लोग कर सकते हैं ना, उतना कंप्रेस हम लोग उनको करते जाएंगे, और फिर लाखों वर्ष बाद वो हमें क्या है, एक अच्छे खनिज के रूप में, कोयले के रूप में, पेट्रोलियम पदार्थों के रूप में हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो संपीड़न का मतलब कंप्रेस्ड है, मतलब एक तरीके से दबना, ये बात है। तो आप शब्दों को क्लियर रखिएगा। इसलिए संपीड़न की मात्रा, गहराई और दबने के समय के आधार पर कोयला अनेक रूपों में पाया जाता है। तो संपीड़न की मात्रा, भाई जो संपीड़न, जो कंप्रेस्ड हमने करा है, कितना करा है, कितनी मात्रा में हुआ है, कितना जो हमने उसमें पदार्थ थे वो कितने थे, वो मात्रा भी तय होनी चाहिए। गहराई, कितनी गहराई तक हुआ है, ऐसा नहीं थोड़े से ऊपर तक ही हो गया और हम उसे खुदाई कर दे, तो गहराई कितनी। और दबने का समय, कितने लाखों वर्षों से दबा हुआ है, हजारों वर्षों से दबा हुआ है, 10-20 वर्षों की बात है, तो कितने दबे हुए समय हो गए, वो सभी बातों पे कोयला अनेक रूपों में पाया जाता है। मैं आपको बता दूं, कोयला भी तीन प्रकार के कोयले होते हैं जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं। दलदलों में क्षय होते तो से पीट उत्पन्न होता है, जिसमें कम कार्बन नमी की उच्च मात्रा व निम्न ताप क्षमता होती है। दलदलों, देखो दलदलों की मैं आपको यहाँ पे फोटो दिखाता हूँ। ये रहा दलदल। दलदल का मतलब क्या होता है? मिट्टी, कीचड़ सा जो होता है ना, जिसमें जब आप पैर रखोगे तो आपका पैर अंदर क्या है, धंस जाएगा, वो दलदल होता है, ठीक है ना। उस प्रकार से क्या दलदल होता है। तो दलदल में क्या होता है? दलदल में पादपों से पीट, अब जो पादप है, जो पादप पदार्थ हमने बोलो, वो क्या है, नीचे दबते जाएंगे और उनसे पीट उत्पन्न होता है, मतलब उनसे क्या है, धीरे धीरे जो है हमें जनरेशन होता हुआ नजर आएगा। और इनमें दलदल में जहां पे इस प्रकार का हो रहा है, वहां में क्या है, कार्बन की मात्रा कम रहेगी, कार्बन की मात्रा कम रहेगी, नमी की उच्च मात्रा, नमी ज्यादा रहेगी, और निम्न ताप क्षमता होगी, और उनकी जो ताप क्षमता है, गर्म होने की क्षमता है, वो भी कम रहेगी। तो सबसे पहले जिस कोयले के बारे में जानेंगे वो है लिग्नाइट। लिग्नाइट एक निम्न कोटि का भूरा कोयला है। निम्न कोटि का, निम्न मतलब लो क्वालिटी का है भैया। कैसा है? लो क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी नहीं है इसकी,
कैसा है, लो क्वालिटी का कोयला है। तो ये लो क्वालिटी का कोयला है, यह मुलायम होने के साथ अधिक नमी युक्त होता है। देखो पहली बात तो निम्न कोटि का लिग्नाइट के बारे में अगर पूछे 3 पॉइंट ध्यान रखने, सबसे पहले निम्न कोटि का पहला पॉइंट। दूसरा कलर कैसा होता है भैया कोयले का, भूरा कलर होता है 2 पॉइंट। तीसरा मुलायम होता है और मुलायम होने के साथ साथ नमी युक्त होता है। कैसा होता है, नमी युक्त होता है। तो अब नमी की उच्च मात्रा तो नमी युक्त होता है, तो हम मान सकते हैं कि दलदलों में मिल रहा होगा, नमी युक्त होता है। तो ये जो है ये है लिग्नाइट वाले कोयले। कौन से कोयले हैं, लिग्नाइट वाले कोयले हैं। उसके बाद आते हैं लिग्नाइट के प्रमुख भंडार तमिलनाडु के नेवेली में मिलते हैं और विद्युत उत्पादन में प्रयोग किए जाते हैं। देखो कहां पे मिल रहे हैं, तमिलनाडु के नेवेली में मिल रहे हैं। ये तमिलनाडु का मानचित्र मैंने दिखाया। वैसे अगर आप लोगों ने किसी ने भी भारत में राज्यों को याद करने वाले ट्रिक वाला नहीं देखा हो वीडियो, तो वो जरूर देखेगा, आपको सभी राज्य बिल्कुल टिप्स पर आ जाएंगे। तो अब ये जो तमिलनाडु है, तो तमिलनाडु की ये वाला जो आपको रेड रेड वाला पार्ट दिख रहा है, ये रेड रेड वाला पार्ट कौन सा है, नेवेली का है, ठीक है ना। तो यहां पर हमें कौन सा कोयला देखने को मिलता है, लिग्नाइट कोयला हमें देखने को मिलता है। और हम किस चीज में इस्तेमाल करते हैं, हम विद्युत उत्पादन में उनका इस्तेमाल करते हैं। गहराई में दबे तथा अधिक तापमान से प्रभावित कोयले को बिटुमिनस कोयला कहा जाता है। ओके, तो अब लिग्नाइट हो गया, दूसरा कौन सा है, बिटुमिनस है। बिटुमिनस क्या है, पहला पॉइंट, ज्यादा गहराई में दबे हुए आपको मिलेंगे। ओके, दूसरा उनका तापमान कैसा होगा, अधिक तापमान होगा। और क्या नाम है कोयले का, बिटुमिनस कोयला है। ये रहा बिटुमिनस कोयला, ठीक है, यह है बिटुमिनस कोयला। वाणिज्य के प्रयोग में यह सर्वाधिक लोकप्रिय। तो वाणिज्य के प्रयोग मतलब पैसे कमाने में सबसे ज्यादा यूजफुल यही है, इसी का कॉमर्शियल यूज में ज्यादा इसी का यूज करा जाता है। धातु शोधन में उस श्रेणी के बिटुमिनस, अब धातु शोधन, जो भी मेटल है, जो भी धातु है, उसको रिफाइन करने में, मैंने आपको पहले लेक्चर्स में ही कह दिया था कि भैया कोई भी चीज, जो भी धातु आज हमारे पास आता है, अगर वो जैसा का जैसा हमने निकाला है, चट्टानों में से निकाला है, अगर उस प्रकार का दे देंगे तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मैंने आपको देखो किसका दिखाया था, सोने की फोटो दिखाई थी, कितना गंदा, छी, बहुत गंदा लग रहा था ना, बट उसको रिफाइन कर करके, उसको शेप दे करके इतना अच्छा लगता है कि वो बहुत उसकी महंगी क्या है, कीमत बढ़ जाती है, कीमत बढ़ जाती है। तो धातु शोधन, धातु को रिफाइन करने में, मेटल्स को रिफाइन करने में, तो बिटुमिनस की हमें जरूरत होती है, जिसका लोहे के प्रगलन में भी विशेष योगदान है। तो लोहे के प्रगलन में मेल्टिंग जब हम करते हैं, या आयरन स्मेल्टिंग उसे कहा जाता है, लोहे के प्रगलन, वो हम लोग जो चैप्टर 6 में हम उसे बहुत डीप में, बहुत गहराई में इसको जाकर के पढ़ेंगे, इसका पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे, उद्योग वालों में किस प्रकार से लोहे का प्रगलन किया जाता है, आयरन स्मेल्टिंग उसमें होती है। तो दो हो गए, पहला लिग्नाइट हो गया, दूसरा बिटुमिनस हो गया। अब है जो तीसरा कोयला है वो है एंथ्रासाइट, सर्वात्म गुण वाला कठोर कोयला है। अब देखो नाम क्या है, एंथ्रासाइट, और सर्वात्म गुण मतलब देखो सबसे निम्न कोटि का, सबसे लो क्वालिटी का कौन सा था, लिग्नाइट, उससे थोड़ी अच्छी क्वालिटी बिटुमिनस, और सबसे हाई क्वालिटी एंथ्रासाइट। तो सबसे बढ़िया क्वालिटी कौन सी, एंथ्रासाइट है। ये कैसा, कठोर है। अब देखो लिग्नाइट में और इस पर तुलना करो, लिग्नाइट कैसा था, बिल्कुल मुलायम, ये कठोर है भैया, ठीक है ना, रिजिड है, बिल्कुल कठोर है, कोई नहीं पिघला सकता है आसानी से। तो जो कठोर है उसकी वैल्यू ज्यादा है, ठीक है ना। तो एंथ्रासाइट है, ये एंथ्रासाइट कोयला है। ये कोयला भैया हमने तो कभी जिंदगी में देखे नहीं, कोयले भी होते 3-3 प्रकार के, कोयलों में भी इतना वेरिएशन, इनमें भी इतना एटीट्यूड, वाई। तो ये है एंथ्रासाइट। तो 3 प्रकार के जो कोयले हैं उनका हमने यूज और उनके बारे में जाना। भारत में कोयला 2 प्रमुख भूगर्भिक युगों के शैल क्रम में पाया जाता है। एक गोंडवाना जिसकी आयु 200 लाख वर्ष है से कुछ अधिक है, और दूसरा टर्शियरी निक्षेप जो लगभग 55 लाख वर्ष पुराने हैं। अब देखो 2 भूगर्भिक क्षेत्रों की बात करिए। भूगर्भिक क्षेत्र में आप लोगों को बता दिया था कि भूगर्भिक, गर्भ का मतलब तो क्या होता है, जैसे गर्भ, हम भी माँ के गर्भ में रहते हैं, ठीक है ना, माँ के गर्भ में रहते हैं, 9 महीने तक हम लोग रहते हैं, फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं, बढ़ते जाते हैं, और आज इतने बड़े हो जाते हैं, फिर एक दिन बड़े होकर के हमारी मृत्यु हो जाती है। इन्होंने बोला भूगर्भ, तो भूगर्भ का मतलब क्या हो गया, माता का गर्भ। किसका गर्भ, भू मतलब जमीन का गर्भ, ठीक है ना, जमीन भी हमारी माता है। तो जमीन, पृथ्वी का जो गर्भ है उसमें, इसके अंदर जो ये जमीन है हमारी, जो पृथ्वी, इसके अंदर भूखे गर्भ के अंदर जो भी गतिविधि होती है ना, उसके नतीजे से हमें कोयला मिलता है। जब हम भी माँ के गर्भ में होते तो कुछ गतिविधियां करते हैं ना, कभी ऐसे हाथ से डिशुम करा, फिर कभी पैर से डिशुम सा करा, ठीक है ना, तो ऐसे डिशुम करते रहते हैं हम लोग, क्योंकि हमें क्या होना है, बाहर आना होता है, कि हम बाहर आ जाए, जल्दी से बाहर आ जाए, ठीक है ना, हम जल्दी से बाहर आ जाए, पर वो तो 9 महीने का तो टाइम लगता ही है। तो भूगर्भ में भूगर्भिक जो प्रक्रिया है, जो पृथ्वी के अंदर जो गतिविधि हो रही है, आपको जो भी पृथ्वी पे संरचनाएं देखने को मिल रही है, आपको जो भी पृथ्वी पे आकृतियां देखने को मिल रही है, वो सब और सब क्या है, इंटरनल जो भी हुआ है ना उसके कारण ही, इंटरनल जो भी चीज हुई है ना उसके कारण है। यहां से हमारी एक मोटिवेशन ये भी निकलता है कि बाहरी दुनिया में कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वो हमारे अंदर है।
अच्छाई है हमारे अंदर है, बुराई है हमारे अंदर है, शांति है हमारे अंदर है, मोटिवेशन है हमारे अंदर है, सफलता है हमारे अंदर है, विफलता है हमारे अंदर है, सब कुछ हमारे अंदर है। आप कैसे नजर आओगे, ये अंदर से झलकेगा, अंदर से झलकेगा, आपकी आवाज से, आपके प्रेम से, आपकी सब कुछ जो है हमारे अंदर है, ठीक है ना। बिल्कुल जो प्योर हमारी जो आत्मा है वो सब कुछ बताती है, उसी से हम लोग झलकते हैं। तो उसी प्रकार से जो गर्भ है, भूगर्भ है, उसमें जो गतिविधियां होती है उसी के आधार पर हमें देखने को मिलता है। अब भारत में देखो दो क्षेत्र आपको देखने हैं, एक है गोंडवाना क्षेत्र और एक है टर्शियरी क्षेत्र। गोंडवाना क्षेत्र जो 200 लाख वर्ष पुराना क्षेत्र है, 200 लाख वर्ष पुराना क्षेत्र है वो, और टर्शियरी जो क्षेत्र है वो 55 लाख वर्ष पुराना है वो क्षेत्र। गोंडवाना कोयले जो धातु शोधन कोयला है, अब गोंडवाना कोयले हैं जो धातु शोधन के काम में आ रहे हैं। अब देखो धातु शोधन में कौन से काम आ रहे थे यार, कौन से काम आ रहे थे, बिटुमिनस वाले आ रहे थे, ठीक है ना। तो हो सकता है धातु शोधन में वो वाले हैं। तो गोंडवाना में धातु शोधन कोयला है कि प्रमुख संसाधन दामोदर घाटी वैली है, पश्चिम बंगाल और झारखंड। तो अब आ जाओ, देखो अब अपन यहाँ पे मैप में भी देखते जाएंगे, इन्होंने जो जो जगह दिखाई है। और सबसे इंटरेस्टिंग जो बात है वो ये है कि ये आप लोगों की एनसीईआरटी का ही मैप है। तो आप अगर इन मानचित्रों को देख रहे हैं तो प्लीज एनसीईआरटी खोल करके देखिए, आपको आराम से अच्छे से विजिबिलिटी वहां पे देखने को मिलेगी। तो इन्होंने क्या बोला है, पश्चिम बंगाल और झारखंड। अब सबसे पहले तो जो भी बच्चा, जिस भी बच्चे ने मेरे मानचित्र वाला वीडियो देख लिया होगा तो उनको पता होगा पश्चिम बंगाल झारखंड का है। फिर जगहों की बात करते हैं, झरिया, रानीगंज। तो देखो ये रहा झरिया, ओके, ये रहा रानीगंज, ये रहा बोकारो, ठीक है ना। बोकारो बहुत फेमस है, में स्थित है जो महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र। तो ये तीन आपको बता दिए, बोकारो, झरिया और रानीगंज, ठीक है। तो ये तीन क्षेत्र मैंने दिखा दिए हैं गोंडवाना कोयले क्षेत्र के। ये वाला जो क्षेत्र है उसमें आ जाता है। गोदावरी, महानदी, सोन व वर्धा नदी घाटियों में भी कोयले के जमाव पाए जाते हैं। तो इन जगहों पे भी जो सारी नदियों के हैं, इन जगहों पे भी हमें क्या है, कोयले का निक्षेप देखने को मिलेगा। फिर आते हैं टर्शियरी कोयला क्षेत्र में, उत्तर पूर्वी राज्यों में। देखो उत्तर ऊपर वाला और पूर्वी इधर वाले, मतलब ये वाला जो इलाका है ना, इस वाले में, इस वाले जो इलाका उत्तर पूर्वी इलाके में कौन कौन से भैया, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में पाए जाएंगे, ठीक है ना। तो मेघालय, असम, अरुणाचल, नागालैंड, ये जो 7 सिस्टर्स है उनमें से ही है। ये स्मरण रहे कि कोयला स्थूल पदार्थ है। अब स्थूल का मतलब क्या होता है, स्थूल का मतलब होता है बल्कि, बल्कि मतलब भारी है, ठीक है ना, भारी है, वजन है उसमें, किसमें। तो कोयला एक स्थूल पदार्थ है, मतलब जो भारी है, जिसका प्रयोग करने पर भार घटता है। देखो अब जब कोयले को आप लोगे ना तो वो वैसे बहुत भारी है, पर जब आप उसका इस्तेमाल कर लोगे तो इस्तेमाल करने का क्या है, वो राख हो जाता है, तो राख में परिवर्तित हो जाता है, फिर वो हल्का होता है। जिस प्रयोग करने पर भार घटता है क्योंकि ये राख में परिवर्तित हो जाता है। तो पहले जो कोयला है वो भारी है, पर फिर वो जलेगा और होगा तो उसमें से राख गिरेगी, और वो राख गिरने के बाद फिर वो क्या है, हल्का हो जाता है, राख में परिवर्तित हो जाता है। इस कारण भारी उद्योग तथा ताप विद्युत गृह कोयला क्षेत्रों अथवा उनके निकट ही स्थापित किए जाते हैं। तो ये जो भारी उद्योग हैं या ताप विद्युत वाले हैं, ये सब जहां कोयले के उत्पादन है उन्हीं के आसपास में स्थापित किए जाते हैं, जिससे कि इन भारी को ले जाने के लिए, स्थूल कोयलों को ले जाने के लिए हमें क्या है, ज्यादा दूरी तय ना करनी पड़े, ज्यादा जो भारी है उसका खर्चा ना हो, तो आसपास में ही उद्योगों को स्थापित किया जाता है। अब आते हैं, दूसरा है हमारा पेट्रोलियम। तो हमने आज 3 की बात करने के लिए बोला था, कोयले की बात हमने कर ली, कोयला हमारा बिल्कुल क्लियर हो गया, कहां कहां मिलता है, किन 3 प्रकार के जो कोयला है वो भी हम लोगों ने देख लिया। अब पेट्रोलियम देखेंगे और उसके बाद प्राकृतिक गैस देखेंगे, फिर आज का लेक्चर कंप्लीट। तो अब पेट्रोलियम के बारे में जानते हैं। देखो पेट्रोलियम की जो बात करते हैं तो उसमें क्या है, ये ताप व प्रकाश के लिए, ताप का मतलब क्या है, हीट, और प्रकाश मतलब लाइट, लाइट के लिए ईंधन एक फ्यूल है, ठीक है। मशीनों को स्नेह, स्नेह का मतलब क्या होता है, ल्यूब्रिकेंट, ठीक है ना। आपने बहुत सी बार सुना होगा ल्यूब्रिकेंट का नाम। कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो आप लोगों ने शायद इंग्लिश में सुने होंगे, ठीक है ना, इंग्लिश में सुने होंगे। तो इसलिए मैं आपको क्या है, इंग्लिश के वर्ड्स भी बताते हुए चलता हूं कि अगर बाय चांस कभी आप एग्जाम दे रहे हैं और एग्जाम में जो पेपर आता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है, तो इसलिए क्या होता है, मान लो कभी कभार आपको कोई चीज समझ में नहीं है, मान लो आपको स्नेह का मतलब नहीं समझ में आया और आपको वहां ल्यूब्रिकेंट बोल रहा है, अच्छा अच्छा अच्छा, ल्यूब्रिकेंट तो सर ने बताया था। अब ये स्नेह क्या, लुब्रिकेंट का मतलब क्या होता है, देखो नाम समझो, स्नेह, स्नेह, स्नेह का मतलब क्या होता है, प्रेम, हाँ प्रेम। अब जैसे एक बात मुझे आप बताओ, अब कोई आपसे जब प्रेम करता है, और तो अब जो प्रेम करता है उसका काम आप कैसे करोगे, बहुत जल्दी कर दोगे, है ना, बहुत जल्दी से उसका काम कर दोगे, क्योंकि वो आपसे स्नेह रखता है, आपसे प्रेम करता है।
तो आराम से काम कर दोगे। क्या बोला है, वापस बोलना, आराम से काम कर दोगे। तो उसी प्रकार से स्नेहक का भी क्या काम होता है, ल्यूब्रिकेंट्स का क्या काम होता है, जब उन्हें मशीनों में डाला जाता है, मशीनों में उसे यूज किया जाता है, तो मशीनें आराम से काम करती है। कैसे काम करती है, स्मूथली काम करती है मेरे प्यारे शेर और शेरनियों। कैसे काम करती है, स्मूथली काम करती है, किसी भी प्रकार की अड़चन या रुकावट उसमें नहीं आती। अनेक विनिर्माण उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करता है और काफी विनिर्माण उद्योगों में, विनिर्माण का मतलब क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज है ना, उनमें भी एक कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करा जाता है, कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करा जाता है। और कच्चा माल क्या है, मान लिए मध्यवर्ती वस्तुओं के रूप में है, जो कि हमने अर्थशास्त्र में पढ़ा है। तो पेट्रोलियम ताप के लिए हो रहा है, प्रकाश के ईंधन के लिए हो रहा है, उसके अलावा मशीनों में स्नेक के लिए इस्तेमाल करा जाता है, और अनेक विनिर्माणों में कच्चे माल के लिए उद्योग में इस्तेमाल करा जाता है। अब मान लो आपसे पूछ ले, पेट्रोल किस किस के काम आता है, पेट्रोलियम किस किस चीज के काम आता है, तो पेट्रोलियम हमारे ये सारे जो काम है इनके लिए आप लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, तेल शोधनशाला है, तेल शोधनशाला, अब जहां पे तेल रिफाइन करा जाता है उसमें भी काम आएगा। संश्लेषित वस्त्र, प्लीज एक बार कट करना, संश्लेषित वस्त्र, संश्लेषित वस्त्र का मतलब है सिंथेटिक, सिंथेटिक, तो ये रहा सिंथेटिक। उर्वरक, उर्वरक क्या है, फर्टिलाइजर्स, ज्योग्राफी में हम पढ़ते ही उर्वरकों के बारे में। उर्वरक क्या होता है, फर्टिलाइजर, जिससे जब हम लोग मिट्टी में डालेंगे तो मिट्टी की उर्वरता है, मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो बढ़ेगी, मतलब मिट्टी ज्यादा उत्पादन करेगी। तो उर्वरक में भी क्या है, पेट्रोलियम हमें देखने को मिलते हैं। असंख्य रसायन उद्योग, तो रसायन उद्योग का मतलब क्या है, जहां केमिकल इंडस्ट्रीज है वहां पर भी हमें पेट्रोलियम का बहुत उत्पादन, पेट्रोलियम का इस्तेमाल हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। रासायन उद्योग में एक नोडीय बिंदु का काम करती है, नोडीय बिंदु का काम करना मतलब एक इंपॉर्टेंट रोल क्या है, ये प्ले करता है पेट्रोलियम। भारत में अधिकांश पेट्रोलियम की उपस्थिति टर्शियरी युग की सेल संरचनाओं के अवनति व भ्रंश ट्रेप में पाई जाती है। देखो ध्यान रखना है कि पेट्रोलियम ज्यादा पाया कहां जा रहा है, टर्शियरी युग में पाया जा रहा है। अब टर्शियरी युग कौन सा भैया, 55 लाख वर्ष वाला है, कौन सा, 55 लाख वर्ष पहले वाला जो इलाका है उसकी बात ये कर रहा है टर्शियरी युग में, ओके, उसकी बात कर रहा है। और किधर था ये, उत्तर पूर्वी की तरफ की बात हुई थी अपनी, ठीक है, कोयला तो उत्तर पूर्वी में मिलता था। तो अब जो टर्शियरी युग वाले चट्टाने होगी, शैलें होंगी, उन्हीं में ये चीज देखने को मिलेंगी। अपनति व भ्रंश ट्रेप, देखो भ्रंश तो क्या होता है, फोल्ट होता है। भ्रंश का मतलब क्या है, फोल्ट, फोल्ट का मतलब एक तरीके से ये मान लो छेद है, ठीक है। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल, जैसे ये पहाड़ है, ठीक है, ये पूरा पहाड़ है और इस पहाड़ के बीच में से एक छोटी सी लकीर सी आ जाए तो हम नहीं कहते कि दरार पड़ गई है, फोल्ट आ गया है, तो वो भ्रंश उसे कहता है। अपनति क्या है, अभी आगे बढ़ते हैं। वलन, फोल्डिंग, अपनति, एंटीक्लाइंस और गुमंदो डोम्स वाले जो प्रदेशों में ये वहां पाया जाता है जहां उद्वलन क्रेस्ट के शीर्ष में तेल ट्रेप हुआ होता है। अब देखो सबसे पहले तो मैं आपको फोल्डिंग समझाता हूं। एक बात ये मान करके चलिएगा, जो हमारी पृथ्वी है ना, उस पृथ्वी के अंदर क्या है, कुछ प्लेट्स हैं। अब प्लेट्स वो वाली नहीं है जिनमें हम खाना खाते हैं, ठीक है ना, वो अंदर प्लेट्स है, वो भी चट्टानों की रॉक्स की बनी हुई होती है। अब एक्चुअल में होता है क्या, जब वो प्लेट्स टकराती है, प्लेट्स मुड़ती, मैंने क्या बोला, जो कुछ भी हमें आज पृथ्वी पे देखने को मिलता है वो सब कुछ गर्भ का अंदर जो प्रक्रिया हुई है उनका है। जैसे मान लो अब ये क्या है, ये प्लेट है, ओके, जब जैसे मान लो अब ये प्लेट जैसे मान लो ऐसे कभी होगी तो ये ऐसा हो गया, ठीक है ना, फिर कभी एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड, फिर ये कभी ये जैसे एक ऐसे आ गया, फिर ये ऐसा आ गया, तो ये जो ऊपर वाला है ये आपको दिख रहा है फोल्ड हो रहा है, ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ रही है, ये चीजें क्या हो रही है, फोल्ड हो रही है ना, फोल्डिंग हो गई। फिर फोल्डिंग का मतलब क्या होता है, मोड़ने होता है ना, ये फोल्ड हो गया, ये वलन हो गया, तो फोल्डिंग हो गई। अब एक बात इसमें ये देखना, और क्या बोला, अपनति और गुंबंदो, तो गुंबंदो बिल्कुल टॉप जो होता है पहाड़ का वो हो जाता है, और अपनति जो ये आपको ये वाला एरिया देखने को मिलता है ना, ये वाला, इसे हम एंटीक्लाइंस या अपनति इसे हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। तो वलन, फोल्डिंग ये मैंने आपको बता दिया, और उद्वलन, क्रेस्ट, तो क्रेस्ट ये जैसे कि जैसे पहाड़ है ये वाला, तो ये वाले जो हिस्से हैं ये क्रेस्ट के रूप में हमें उद्वलन के रूप में, उद्वलन जो ऊपर आया हुआ है उसकी बात है, उद्वलन, वलन मतलब फोल्डिंग, जो ऊपर के रूप में फोल्डिंग हुई है उसकी बात करता है। तो शीर्ष में जो तेल ट्रैप हुआ है, देखो अब ये जैसे ये सब आपको देखने को मिल रहा है, तो अब यहां पे कहीं कहीं जो बीच में जो तेल ट्रैप हुआ है वहीं पर हमें देखने को मिलेगा। तो कहां मिलेगा, अपनति में और भ्रंश ट्रैप में। तो जो फोल्ट है, जो हमें दरारें जो देखने को मिली थी, उन दरारों के बीच में जो तेल इकट्ठा हुआ है उसकी बात है, वहां से हम लोग पेट्रोलियम निकालते हैं। आइए आपको बात समझे, वलन, अपनति और गुंबद, उद्वलन, इनमें आपको बिल्कुल जो माइंड है वो क्लियर रखना है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रखनी है। वापस बता देता हूं कि जब अंदर प्लेटें टकराती हैं या प्लेटों का मूवमेंट होता है, तो जैसे मान लो ये ऐसा है,
ठीक है ना, ये ऐसे है, तो जब ये ऊपर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर फोल्ड होकर के आया है, ये फोल्डिंग हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से वलन आपको ध्यान रखना है। फोल्डिंग माउंटेन्स भी हम देखते हैं, पर अब भी नहीं, बाद में और कभी। तेल धारक परत संरद्ध चूना पत्थर लाइमस्टोन तथा बालू पत्थर सैंडस्टोन होता है, जिसमें से तेल प्रभावित हो सकता है। मध्यवर्ती असंरद्ध परतें तेल को ऊपर उठने व नीचे रिसने से रोकती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तेल धारक परत संरद्ध, संरद्ध का मतलब क्या होता है, पोरस। क्या होता है, पोरस। पोरस या पोर्स की जो हम लोग बात करते हैं, पोर्स क्या होते हैं, छोटे छोटे से जो धब्बे होते हैं, धब्बे नहीं इन द सेंस हम ये कह सकते हैं, जैसे मान लो ये कोई चीज है, अब उसमें यहाँ पे छोटा सा छोटा सा छोटा सा छोटा सा, ये जो छोटे छोटे से आपको ऐसे दिखते हैं पोर्स, जैसे आप लोगों ने देखा होगा पत्तियों पर भी पोर्स होते हैं। ठीक है ना, पत्तियों पर भी पोर्स होते हैं, जो छोटे 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 जो स्मॉल स्मॉल जो छेद से होते हैं, उन्हें हम क्या है, पोरस कहते हैं। तो जो संरद्ध चूना पत्थर है भैया, चूना पत्थर में जो ऐसे छोटे 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 पोर्स है वो, और बालू पत्थर में भी जो छोटे 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 से पोर्स है वो, इन दोनों में से तेल प्रभावित हो सकता है। इनमें से क्या होगा, तेल प्रभावित होगा। इनमें से क्या होगा, तेल प्रभावित होगा। और जहां पे असंरद्ध परतें हैं, जैसे मान लो कि भैया ये जैसे है ना, ये पत्थर है, ठीक है ना, ये पत्थर, ये वाले में क्या है, छोटे 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 पोर्स है। ठीक है, फिर यहां पे कुछ भी नहीं है, बिल्कुल पैक्ड है। फिर वापस से नीचे 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 पोर्स है, उसके बाद वापस ये पैक्ड है। अब हुआ क्या, जो पोर्स है संरद्ध वाला इलाका है, संरद्ध, उसमें तो क्या है, तेल दिखेगा हमें, और ये जो नीचे वाली जो पूरी लाइन आपको देखने को मिल रही है, ये रोकने की कोशिश करेगी, रिसने से रोकेगी। रिसने का मतलब है बाहर निकलने से रोकेगी, तो तभी तो हम इसमें से निकाल पाएंगे। आ रही बात समझिए, इन पोर्स में तो क्या होगा, तेल होगा, और ये जो पूर्ण जो ब्लॉक हो रखा है, ये उसे रोकने का काम करेगा, रिसने से बाहर आने से काम करेगा, क्योंकि बाहर जनता को निकालना। आई बात समझ में। तो ये तो है चूना पत्थर लाइमस्टोन, और ये है बालू पत्थर, जो कि हमने सैंडस्टोन जिसे हम लोग कहते हैं। पेट्रोलियम संरद्ध और असंरद्ध चट्टानों के बीच भ्रंश ट्रैप में पाया जाता है। ओके, अब मेरी बात सुनना, ये संरद्ध वाला पोरस वाला इलाका हो गया, और ये असंरद्ध वाला हो गया। अब इसके बीच में जो भी फॉल्ट है, जो भी कहीं दरार नजर आएगी, जो कुछ भी होगा, उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, तेल देखने को मिलेगा। हुआ कुछ मामला ऐसा कि भैया तेल यहां पर हुआ, पोरस में हुआ, ठीक है, और उसके बाद ये रिसने से रोकेगा, तो जो बीच में जो भी दरार होगी, उस दरार के बीच में वो तेल आकर के वहां से हम लोग उसको निकाल लेते हैं। अपनति या भ्रंश में पाया जा रहा है, और किस प्रकार से, संरद्ध और असंरद्ध वालों इलाकों से ही पाया जा रहा है। आप इसको इस तरीके से लेकर के देखिए कि मतलब कहीं ब्लॉक है ना, उस ब्लॉक में तो वो तेल इकट्ठा होगा, पर कहीं जब बंद हो जाएगी वो जगह, तो वो रुक जाएगा। तो वो क्या हो जाता है, वो रुक जाता है, और फिर वहां से हम उसे निकाल लेते हैं। ओके, पेट्रोलियम संरद्ध और असंरद्ध चट्टानों के बीच भ्रंश ट्रैप में पाया जाता है। प्राकृतिक गैस हल्की होने के कारण खनिज तेल के ऊपर पाई जाती है। पेट्रोलियम को जो हम लोग बोलते हैं खनिज तेल या मिनरल ऑयल भी बोलते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, खनिज तेल या मिनरल ऑयल भी बोलते हैं। इन्होंने बोला प्राकृतिक गैस है ना, वो इनके ऊपर पाई जाएगी, बिकॉज गैस क्या है, सबसे हल्की होती है, गैस सबसे हल्की होती है। तो प्राकृतिक गैस क्या होगा, जैसे मान लो मेरे प्यारे बच्चों कि यहां पर क्या मिल रहा है हमें, यहां पे क्या मिल रहा है, तेल मिल रहा है। अब ये जो तेल यहां पे मिल रहा है, इसके ऊपर ही हमें क्या है, गैस 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 देखने को मिलेगी। प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस है, वो हमें देखने को यहां पर मिलती है। भारत में मुंबई हाई, गुजरात और असम प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक है। तो आ जाओ देख लेते हैं। मुंबई हाई यहां पे दिखा रहा है, मैंने बोला ना भैया एनसीईआरटी से मैप लिया हुआ है, आराम से उठा करके आप देख सकते हैं और अपने जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। तो मुंबई हाई ये रहा। गुजरात की बात है तो गुजरात तो आप पूरा देख ही रहे हैं, गुजरात में मिल जाएगा। और असम वाला जो इलाका है, इधर असम वाले इलाके में हमें क्या है, पेट्रोलियम उत्पादक देखने को मिलता है। अंकलेश्वर गुजरात, ठीक है ना, तो अंकलेश्वर गुजरात ये रहा भैया, अंकलेश्वर गुजरात, ठीक है, आप मैप खोलिएगा बिल्कुल मिलेगा आपको। अंकलेश्वर गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र, असम भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है। तो जो असम है वहां पे क्या है, सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य हमें देखने को मिलता है। अब आ जाते हैं डिगबोई, नहरकटिया और मोरन हुगरीजन इस राज्य के महत्वपूर्ण तेल उत्पादक है। क्या क्या बोला है भैया, डिगबोई ये रहा डिगबोई, ठीक है, डिगबोई के बाद और क्या बोला है, नहरकटिया, तो ये रहा नहरकटिया, और उसके बाद बोला है मोरन हुगरीजन, ठीक है ना, मोरन हुगरीजन, ये रहा मोरन हुगरीजन। तो ये जो 3-4 इलाके हैं ये असम के फेमस है तेल उत्पादन के लिए। तो अब हमारा क्या है भैया, कोयला भी हो गया और हमारा पेट्रोलियम भी हो गया, दोनों हमने कर लिया। अब हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है किसके बारे में, प्राकृतिक गैस के बारे में, या जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेचुरल गैस। इंग्लिश में हम इन्हें कहते हैं
नेचुरल गैस। क्या कहते हैं? नेचुरल गैस हम इन्हें कहते हैं, जिसे प्राकृतिक गैस है। तो अब ये नेचुरल है, नेचर से हमें मिली हुई है, ठीक है ना, और इनका किसी प्रकार का कोई पर्यावरण पे जो है दुष्प्रभाव देखने को हमें नहीं मिलता है। प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है। क्या बोला? स्वच्छ है, क्लीन है, बिल्कुल साफ सुथरी है, किसी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव हमें पर्यावरण पे देखने को नहीं मिलेगा, जो पेट्रोलियम के साथ अथवा अलग भी पाई जा सकती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भैया ऊर्जा जो है प्राकृतिक गैस है वो क्या है? हल्की होती है, तो वो पेट्रोलियम के ऊपर, खनिज तेल के ऊपर पाई जा सकती है हल्की होने के साथ, और कभी कभार क्या होता है अलग भी पाई जा सकती है, तो उसमें हमें चौंकने वाली बात नहीं है। इसे ऊर्जा के एक साधन के रूप में तथा पेट्रो रसायन उद्योग के एक औद्योगिक कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऊर्जा का एक साधन मतलब ऊर्जा जनरेट करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, तथा पेट्रो रसायन जो पेट्रोकेमिकल उद्योग है उनमें भी। उद्योगों की जितनी भी बात है ना, पेट्रो रसायन उद्योग है, रसायन उद्योग है, इन सब की बात अगले वाले चैप्टर में हम पूरी डिटेल में करेंगे, डीप में करेंगे, ठीक है ना। जो उद्योग वाले हैं उन चैप्टर में हम पूरा पढ़ेंगे, विनिर्माण उद्योग में इनके बारे में सब में पढ़ेंगे डीप में, किस प्रकार से इनका प्रोसेस है, क्या है, सब कुछ। तो अब भी आपको इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। औद्योगिक में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है, ये कच्चे माल के रूप में ही प्रयोग होगा। कार्बन डाइऑक्साइड के कम उत्सर्जन के कारण प्राकृतिक गैस को पर्यावरण अनुकूल माना जाता है, इसलिए वर्तमान शताब्दी का ईंधन है। कार्बन डाइऑक्साइड के कम उत्सर्जन का मतलब क्या है? ऑप्टेन करना। कार्बन डाइऑक्साइड कम छोड़ता है ये भैया, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड कम छोड़ता है, इसलिए इसे हम क्या मानते हैं? प्राकृतिक गैस को पर्यावरण के अनुकूल मानते हैं, मतलब पर्यावरण के फेवर में मानते हैं कि पर्यावरण के लिए वो बहुत अच्छा है, पर्यावरण के क्या है? सपोर्ट में। इसलिए आज की वर्तमान शताब्दी कैसे क्या है? ईंधन माना जा रहा है, फ्यूल माना जा रहा है। तो जैसे आप ये देखा भी करो ना कि भाई कितनी कोशिश, अब जैसे समय के साथ क्या हो रहा है? पेट्रोल खत्म होता जा रहा है, हम देख रहे हैं पेट्रोल बहुत महंगा भी हो रहा है, और समय के साथ क्या है? एक्चुअल में उसकी जो सप्लाई है वो कम होती जाती है, तो डिमांड तो उतनी की उतनी है, बल्कि बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ने के साथ बढ़ रही है। और जनसंख्या बढ़ने के साथ जब डिमांड बढ़ रही है पर, तो तेल की फिर प्राइसेस भी बढ़ेंगी। जो तेल की अब प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो उससे हो क्या रहा है कि तेल महंगा होता जा रहा है और वो खत्म होता जा रहा है, और वो क्या है? वैसे भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो इसलिए अब क्या है? जो जरूरत है वो किसकी? ऐसे की है जो स्वच्छ ऊर्जा देते हो, जैसे कि प्राकृतिक गैस। तो आप देखा करो काफी जगह तो सीएनजी वाले ऑटो चलते हैं, ठीक है ना, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस वाले ऑटो चलते हैं। और अब तो हम एक कदम और आगे बढ़ा चुके हैं इन चीजों में कि हम इलेक्ट्रिक चीजें लेकर के आए, इलेक्ट्रिक वाला लेकर के आ जाए। जैसे कि ई रिक्शा आपने देखा होगा, ना सीएनजी से, ना पेट्रोल से, ना डीजल से, इलेक्ट्रिक है वो, इलेक्ट्रिक रिक्शा जिसे हम लोग कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा वो चल चुके हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी पर हम लोग आगे मूव कर चुके हैं। कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार पाए जाएंगे। तो ये रहा भैया कृष्णा नदी और ये रही गोदावरी नदी। ये आपको आपकी किताब में नहीं मिलेगा, इसलिए आराम से यहीं देख लीजिएगा। पश्चिमी तट के साथ मुंबई हाई, तो मुंबई हाई मैंने आपको दिखा दिया था। और सनित क्षेत्रों में, सनित का मतलब है जो पास वाले क्षेत्र हैं, आसपास वाले क्षेत्र हैं, उनमें खंबात की खाड़ी, ठीक है, खंबात की खाड़ी, ये खंबात की खाड़ी, गल्फ ऑफ खंबात जिसे कहते हैं, यहां पर पाए जाने वाले हैं। ये रन ऑफ कच्छ है, ये गल्फ ऑफ कच्छ है, ठीक है, कच्छ की खाड़ी, और ये खंबात की खाड़ी। ओके। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार पाए जाते हैं। तो जो अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र है, यहां पर भी हमें क्या है? ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक गैस के भंडार हमें देखने को मिलते हैं। 1700 किलोमीटर लंबी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर HVJ गैस पाइपलाइन मुंबई हाई और बसिन को पश्चिमी व उत्तरी भाग के उर्वरक, विद्युत व अन्य औद्योगिक क्षेत्रों से जोड़ती है। देखो 1700 किलोमीटर हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, ये वाली लाइन देखो, ये आपके एनसीईआरटी का मैप है, इसको देखिएगा। ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन देखो, ये इस वाली लाइन का नाम है हजीरा विजयपुर जगदीशपुर वाली लाइन। ये वाली लाइन जा रही है HVG लाइन। ये क्या कर रही है? मुंबई हाई से बसिन को पश्चिमी और उत्तरी भारत के लिए उर्वरक, विद्युत और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों से जोड़ने का काम ये करती है। इस धमनी से भारतीय के गैस उत्पादन को संवेग मिला है, मतलब ये जो काम हमने करा है ये लाइन वाला, इससे स्पीड जो है भारत की वो बढ़ी है। ऊर्जा व उर्वरक उद्योग प्राकृतिक गैस के प्रमुख प्रयोक्ता है। और ऊर्जा व उर्वरक ये क्या है? इस चीज में हम सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं, प्रयुक्त करते हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रयोक्ता बने हुए। गाड़ियों में तरल ईंधन का संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी से प्रतिस्थापन देश में लोकप्रिय हो रहा है। तो सीएनजी तरल ईंधन जो हम जैसे पेट्रोल बात करते हैं, डीजल बात करते हैं, ये तरल है, लिक्विड है, इनकी जगह हमने क्या करते हैं? प्रतिस्थापित कर दिया है। क्या कर दिया है? प्रतिस्थापित करते हैं। और प्रतिस्थापित का मतलब मैंने आपको बताया था रिप्लेसमेंट हमें करना है। जैसे कि मान लो कि कोई बंदा है एक्स और वाई है, ठीक है, एक्स और वाई, जैसे आपके स्कूल में मान लो जो एक्स टीचर है वो पढ़ा रहा है, अब कल को एक्स टीचर छोड़ करके जाता है तो वाई को लेकर के आ जाएंगे। प्रतिस्थापित कर दिया है पर आपका काम नहीं रुका, आपका काम क्या था? आपको पढ़ना है, तो वो काम तो रुकेगा नहीं भैया, वाई को लेकर के आ जाएंगे।
ओके, यही चीज होगी। तो उसी प्रकार से भैया हमें क्या है, गाड़ियां चलानी है, और जो गाड़ियां चलानी है, पहले हम किससे चला रहे थे, पेट्रोल से, डीजल से। तो उसकी जगह हम लोग क्या लेकर के आ गए, सीएनजी लेकर के आ गए। और अब इसको भी प्रतिस्थापित करने के लिए हम क्या लेकर के आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले लेकर के आ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, प्रतिस्थापित। इसको इससे करा, इसको इससे कर देंगे तो प्रतिस्थापित होता जा रहा है, रिप्लेसमेंट क्या है उससे होता जा रहा है, और काफी फेमस भी हो रहा है। इसी के साथ जो आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में ये जो हमारा पूरा का पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपको इस लेक्चर में कोई डाउट हो, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ज्यादा से ज्यादा अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।